आप सभी को राम राम। भारत सरकार लगातार एक प्रयास करती रही कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हों। और भारत की जो भूमिका है, जो वो अंग्रेजी वाला बिग ब्रदर नहीं है, जो हिंदी में बड़े भाई की भूमिका, दायित्व, जिम्मेदारी होती है, उसको वो निभाए और उसी पर वो काम भी करता है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 मई में, तो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को ही सबसे पहले बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में। स्थितियां कुछ रहीं जिसकी वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में ऐसी स्थितियां बनी कि भारत से रिश्ते गड़बड़ हुए। पाकिस्तान से भी उन्होंने रिश्ते ठीक करने की कोशिश की थी। चले गए थे शहबाज शरीफ के घर तक अनशेड्यूल्ड मीटिंग में। यानी एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी वो कोशिश पूरी कर रहे थे जिससे कि इस क्षेत्र में शांति हो जाए, बेहतरी हो जाए, विकास की तरफ हम लोग आगे दौड़ें और अगर थोड़ा ये लड़ाई झगड़ा युद्ध सब बंद हो जाए तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर हो जाए ये पूरा क्षेत्र। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन भारत अपनी उस नीति पर कायम है और जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ जो भी स्थिति हो उनके साथ खड़ा रहता है। उदाहरण के लिए भूटान के साथ जब चीन ने थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की, तो भारत उनके साथ खड़ा रहा, पूरी तरह से खड़ा रहा। श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश हुई, चीन वहां भी घुसने का प्रयास करता है, फिर भी भारत उनके साथ खड़ा रहा। और जब उनको रिकंस्ट्रक्शन करना था श्रीलंका का, तो सब मदद की, तेल से लेके, पैसा से लेके, हर तरह की मदद की वहाँ। तो हम वो करते हैं। नेपाल में भी भूकंप रहा हो या दूसरे अवसर रहे हो, हम वहाँ खड़े रहते हैं। हमारी हमारी भूमिका यही। बांग्लादेश के साथ हमने रिश्ते ठीक किए, जल मार्ग से, रेल मार्ग से, जितना कुछ हो सके हम उनसे संबंध संपर्क ठीक करते रहे। अब ये गड़बड़ हो गई कि वहाँ जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने सिर उठा लिया और मोहम्मद यूनुस के तौर पर एक कहा जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इसका सच कोई पक्के तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उसके आधार पर जो कहा जाता है कि अमेरिकी डीप स्टेट के एजेंट के तौर पर मोहम्मद यूनुस बैठ गए। एकदम से माहौल बदल गया। लेकिन सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ भी बाड़ लगा दी थी, सब कुछ कर दिया था। अब अभी बड़ी एक शानदार खबर आ रही है और ये मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, क्योंकि एक तो मैं भूटान अभी तक गया नहीं, गया तो बांग्लादेश भी नहीं हूँ, पाकिस्तान भी नहीं हूँ, श्रीलंका भी नहीं हूँ, नेपाल गया हूँ, वो भी ऐसे ही काठमांडू नहीं गया हूँ। तो अगर ये रास्ता बन जाए जो भारत सरकार ने तय किया है तो बड़ा शानदार हो जाएगा। 2 रेलवे लाइन वो बिछाने की तैयारी है और भारत के 2 शहरों से भूटान के 2 शहरों तक ये 4033 करोड़ है। तो असम और भूटान, असम और बंगाल, इनके 2 शहरों से ये होगा। और देखिए, मैं आपको ये जो खबर है इसको बताते हुए ये भी बताऊं कि ये आमतौर पर ऐसी जो खबरें आती हैं तो वो एक सामान्य डेवलपमेंट है उसका, लेकिन सामान्य डेवलपमेंट का नहीं है। ये भारत की वो कोशिश है जो कोशिश बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें, जिसको हम बार बार कहते हैं कि भारत की भूमिका विश्व में बढ़ रही है, हमारी पोजीशनिंग है, तो हमें अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ इस तरह के रिश्ते, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो करने ही होंगे। अब ये भारत और भूटान के बीच में जो 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हैं, ये 89 किलोमीटर्स के हैं, 4033 करोड़ की लागत है। कोकराझार से गेलेफू और बानरहाट से समसे। अब ये जो गेलेफू है, गेलेफू भूटान में, वहाँ भूटान सरकार एक नया शहर बनाने जा रही है और वहाँ के लिए अगर रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो बहुत अच्छा होगा। ये जो दूसरा शहर है समत्से, ये बड़ा औद्योगिक शहर है। तो ये भी आप समझिए कि इसको, ये दोनों बहुत ही शानदार तरीके से है। और अगर आप उसका रूट देखें तो कोकराझार गेलेफू का है, तो गेलेफू जो 4 years for this project, ये अगर हम कहें तो उसको डिटेल में अगर समझें तो भारत और भूटान के बीच ये जो रेलवे कनेक्टिविटी होगी, कोकराझार गेलेफू, ये 69 किलोमीटर का है, 3456 करोड़ लगेगा। और बानरहाट समत्से ये 20 किलोमीटर का है, मतलब बहुत नज़दीकी है, ये अच्छा है, 577 करोड़ रुपए का है। तो ये दोनों रेलवे लाइन है जो इंडिया और भूटान की नई रेलवे लाइन होगी। और जाहिर है
इस रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, कई तरह की चीज़ें हैं जो इससे बेहतर होंगी और इसका प्रभाव परिणाम भी आने वाले समय में बेहतर होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी, अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब जब ये दोनों रेल लाइन की हम बात करते हैं तो एक तरह से कहें कि कहाँ कहाँ से कैसे जुड़ेगा, तो वो भी अच्छा, अश्विनी वैष्णव का क्या है, बड़े अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, इसीलिए मैं उनका वाला ये हिस्सा जो है वो चला दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा है ना, वो बता रहे हैं तो हम क्यों जो है उसमें। ये देखिए, ये जो पहली लाइन है कोकराझार और गेलेफू की, तो इसको अगर देखें तो ये गेलेफू से कोकराझार और बीच में है सालाकाटी, ये भी एक जगह है तो वहाँ पर है। और दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा है उसी का, अगर पूरा अगर हम करें तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो दादगिरी है, शांतिपुर है, रुनीखाता है, गरुभाषा है, बालागांव है और कोकराझार इंडिया में आ जाता है वो। अब इसका जो ये लाइन है इसमें क्या है, 6 स्टेशन है, 2 पुल बनेंगे इस पर, 2 वायडक्ट है, मेजर ब्रिज है 29, माइनर ब्रिज है 65, नंबर ऑफ गुड शेड्स हैं 2, आरओबी है 1, आरयूबी मतलब अंडर ब्रिज जो बनेगा वो 39। 4 साल में ये बनकर तैयार होगा। असम के कोकराझार से ये जाएगा और भूटान में जाकर ये वहाँ होगा। और दूसरी जो लाइन है बानरहाट से समत से, अब इस लाइन का भी, ये लाइन जो है इसमें 2 स्टेशन है, 1 बड़ा ब्रिज है, 24 छोटे ब्रिज हैं, 1 आरओबी है, 37 आरयूबी हैं और ये 3 साल में पूरा होगा। ये चूंकि छोटा प्रोजेक्ट है उसकी तुलना में, तो जाहिर है इससे क्या है कि लोगों का कांटेक्ट बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, नए नए अवसर बनते हैं। और चूंकि भूटान सरकार एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप कर रही है, उसमें हमारे कारोबारियों के लिए भी अवसर मिलेगा, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से कहें कि भारत सरकार जो पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्तों को लेकर वो एक उनकी जो नीति है उसको ये और अच्छे से दिखा रहा है। तो पहली बार होगा कि भारत और भूटान ये इस तरह से जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये नीति जो है ये अच्छा है कि लागू रहे, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश भी राइट टाइम होंगे, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ये हो पाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा कोई पॉलिटिकल विश्लेषण हो, कोई मारामारी हो, इसी की बात नहीं करनी। मेरा तो काम ही है जो देश के लिहाज से सार्थक सकारात्मक राष्ट्रीय विमर्श है उसको आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद।